नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरशाद राही। शख्सियत में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हमारे बीच में एक साहित्य के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार जनाब MC द्विवेदी जी मौजूद हैं। MC द्विवेदी जी ने ज़िंदगी के हर इम्तिहान में बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ काम किया है और एक जुनून है उनको साहित्य के लिए, और साहित्य को ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हिंदुस्तान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में गए हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आप साहित्य की सेवा के लिए जाते रहते हैं, और आप तत्कालीन पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। वहाँ पर भी आपका काम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहा है। न सिर्फ आप पुलिस महानिदेशक रहे बल्कि IPS एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बहुत सालों तक रहे। तो आइए जानते हैं MC द्विवेदी जी से कि उन्होंने साहित्य का सफ़र कैसे और कहाँ से शुरू किया। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका रुझान ये साहित्य की तरफ कैसे आया? जब से पढ़ता था तभी से कुछ इच्छा होती थी कि उमंग होती थी लिखे, लेकिन मैं फिज़िक्स और साइंस का विद्यार्थी था और साथ ही साथ मैं पुलिस विभाग में आ गया तो पर नहीं लिख पाया। परंतु 1992 में जब मैं IG गोरखपुर पहुँचा तो एक सोनभद्र से एक अध्यापक साहब मुझसे मिलने आए और ये कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो उसमें अध्यक्षता कर दीजिए कवि सम्मेलन की। तो मुझे बहुत मालूम नहीं था, लेकिन मैंने कहा अच्छा चल आएंगे। फिर मैं गया तो वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि कवि सम्मेलन के बाद मैं क्या बोलूँगा, क्या भाषण दूँगा, क्योंकि कवि सम्मेलन का अनुभव नहीं था। तो मैंने एक बैठे एक कविता लिख डाली और वो कविता पढ़ी, और जब कविता पढ़ी तो लोगों को पसंद आ गई। उससे एकदम मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो उसको फिर लिख के मैंने उसको मैगजीन में भेजा और वहाँ वो छप भी गई। तो उससे लगा कि लिख सकता हूँ, वहीं से लिखना शुरू हो गया। तो मेरा साहित्य का लेखन 52 साल की उम्र से शुरू हुआ, और पहली उसी घटना से हुआ। श्री रमाशंकर पांडे विकल, जिन्होंने अध्यापक ने मुझे बुलाया था, उनको मैंने अपनी प्रथम कविता की पुस्तक समर्पित भी की है, क्योंकि उन्हीं के कारण लिखना प्रारंभ किया। तो क्या ये साहित्य में आपका गुरु कौन है? गुरु तो ऐसे नहीं हम कह सकते, क्योंकि स्वयं ही प्रारंभ किया है। परंतु मुझे जो बहुत ही किताबों ने प्रभावित किया था, वो एक तो गीतांजलि थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, और शरद चंद्र चटर्जी की किताबें जो हैं वो उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। मैला आंचल ने बहुत प्रभावित किया था। तो इस तरह के जो उपन्यास ये थे, मैं पढ़ा करता था। साइंस का विद्यार्थी था, पर लेकिन यूनिवर्सिटी के दिनों में पढ़ा करता था, और वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे रुचि तभी से दिमाग में था कि कभी लिखूँगा। और उसके करीब 30 साल बाद लिखना प्रारंभ। आपकी बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे जो दर्शक हैं उनसे आप दिखाएं और उस चीज़ को। अभी तक मेरी 14 किताबें पब्लिश हुई हैं, और उन 14 में 3 उपन्यास हैं, 3 कहानी संग्रह हैं, और 2 व्यंग्य संग्रह हैं, और संस्मरण हैं 2, और कविताओं के 3 कविता के संग्रह हैं। तो इस तरह 14 पुस्तकें कुल हुई हैं। मुझे जो अपनी अधिक पसंद है पुस्तकें, उनमें एक ये है भीगे पंख उपन्यास है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और बिल्कुल नए तरह का उपन्यास है। अभी वीरप्पन की 2014 में ये व्यंग्य संग्रह मेरा आया है, और इसका नाम है वीरप्पन की मूछें। तो इसको भी काफ़ी पसंद किया गया था। इसके पहले कहानी संग्रह आया था, इसका नाम है एक बौना मानव, और ये तो बहुत ही मकबूल भी हुई थी आपकी। और उस वक्त स्पीकर थे केशवनाथ त्रिपाठी जी, जो आज गवर्नर है कोलकाता के। जी, इस प्रोग्राम में भी आए थे और इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। जी हाँ जी। केशवनाथ त्रिपाठी जी ने लोकार्पण किया था इसका भी, और एक कविता की किताब का भी किया था। संज्ञाकेश्वर उन्होंने लोकार्पण किया था। और एक मनीला की योगिनी का ये उपन्यास आया था अभी हाल में कुछ दिन पहले।
तो इसी तरह और कविताएं कुल 14 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मानिला की योगिनी, भीगे पंख और प्रशासनिक प्रसंग, जो संस्मरण है प्रशासन के, और हर प्रसंग एक व्यंग है स्वयं में, तो व्यंग भी है और प्रशासन की घटनाएं भी, तो उस पर। तो जब सर आप इसको लिखते हैं और देखते हैं, और आज समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें आज हमारी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, क्योंकि आपका ताल्लुक पुलिस से भी है और आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव भी हैं, तो ये जो घटनाएं इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और बच्चियों के ऊपर उल्टे आरोप भी लग जाता है, जैसे अभी एक गौरी कांड हुआ है, उसके जिस्म का एक अंग काट दिया गया और उसके बाद उसी का ही मतलब चरित्र हनन कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, और कुछ नतीजा भी अभी सामने नहीं आ पाया। तो इस पस मंज़र में एक साहित्यकार की हैसियत से, एक पुलिस के बड़े आला अफसर होने की वजह से आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी परंपरागत मानसिकता ये रही है कि हम स्त्री को दोष दे देते हैं, पुरुष को दोष देते ही नहीं। पुरुष अगर 4 स्त्रियों से भी संबंध रखता है तो उसको विशेष दोष नहीं देते। अगर स्त्री अगर बात भी कर लेती है किसी पुरुष से तो उसको हम समझते हैं नापाक कहना। तो ये मानसिकता अभी तक हमारी समाज की समाप्त नहीं हुई है, और उसी मानसिकता के अनुसार हमारी सोच होती है रेप के केस में भी, और दूसरे जो आरोप लगते हैं छेड़छाड़ के, किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, उनमें भी हमारी मानसिकता यही होती है कि वह लड़की भी कुछ ऐसी होगी। पुलिस में भी एक जुबान चलती थी कि वो तो अगर किसी औरत के खिलाफ कोई आरोप इस तरह का औरत ने आरोप लगा दिया तो बहुत से ऐसे ही निपटाना है, पर उसको कहते थे फाहिशा औरत कह देते थे। तो ये मानसिकता की बात है। दुर्भाग्यवश धीरे धीरे हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है इस बारे में। स्त्रियां भी अपने अस्मिता को पहचानने लगी हैं और उसके लिए लड़ने को तैयार हो गई हैं। और पहले ये भी था कि अगर किसी भी लड़की के बारे में कोई आरोप लग गया रेप का है किसी प्रकार का, तो उसकी शादी नहीं होगी, सब कुछ उसी के खिलाफ हो जाता था। अब वो स्थिति नहीं है, लोग आने लगे हैं सामने। तो आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी ने भी आपको साहित्य श्री से नवाजा था। तो जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो कैसा महसूस करते हैं? निश्चित अवार्ड जो है प्रसन्नता का विषय है, और साथ साथ में प्रोत्साहन भी उससे लगता है, कुछ और अच्छा करने की तबीयत इच्छा बढ़ती है। तो अवार्ड तो अच्छी चीज़ है ही। रहीम का इस समय मुझे दोहा याद आ रहा है कि रहीमन मुश्किल आ पड़ी, टेढ़े दो काम, सीधे से जग ना मिले, उल्टे मिले ना राम। तो जो आपने दोनों चीज़ों को मतलब शासनिक पद पर और बड़े ऊंचे पद पर रहकर भी आपने काम किया और लेखन का काम किया, यानी एक हाथ में डंडा एक हाथ में कलम, इसका संतुलन आपने कैसे बनाया? देखिए, जो प्रशासन है वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, मतलब यथार्थ जी। तो जो यथार्थ में जो नियम कायदे कानून उसके अनुसार चलते हैं, यथार्थ की सिचुएशन जो सांसारिक परिस्थितियाँ होती हैं, वर्ल्डली सिचुएशंस होती हैं, उनको कैसे हल किया जाए, डील किया जाए, या क्राइम हुआ है तो कैसे उसको विवेचना की जाए, कैसे सज़ा दिलाई जाए, वो यथार्थ है। जो साहित्य है वो यथार्थ पर आधारित तो हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कल्पना का और इमेजिनेशन का मिक्सचर जरूर होता है, मिश्रण होता है। और अच्छा साहित्य तभी बनता है जब सत्य को कल्पना के साथ मिला के एक सुंदर रूप देके प्रस्तुत किया जाए, आकर्षक और रोचक रूप देके प्रस्तुत किया जाए। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि थोड़ी मैं समझता हूँ कि कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता मेरे में रही होगी, जिसके कारण संवेदनशीलता के कारण वो घटनाएं जो कि पुलिस के जीवन में होती हैं और बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो हमारे मन में बैठ गई और उनको अभिव्यंजित करने का, एक्सप्रेशन देने का प्रयत्न मैंने अपने साहित्य में किया। उसके लिए उसमें कुछ कल्पना भी जोड़ी गई। अच्छा, कुछ साहित्यकार बिल्कुल राजनीतिक तरीके से हो गए हैं, वो हिंदी और उर्दू को एक अलग प्लेटफॉर्म और एक अलग तरीके का मतलब सोच और एक अलग तरीके का मैसेज देते हैं, जबकि भाषा होती है। जैसे कलकत्ता बंगालियों को, बंगाली जो है कलकत्ता का पूरा इलाका हो गया,
तमिलनाडु जो है तमिलों का हो गया, महाराष्ट्र मराठी महाराष्ट्रियों का हो गया, गुजरात गुजरातियों का हो गया, हिंदी और उर्दू का जो है, जिसमें उर्दू को ख़ास करके वो मौका नहीं मिला कि उसका भी कोई इलाका होता, और जबकि हिंदुस्तान की वो ज़बान है। और 1990 के आसपास माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने उसको सेकंड लैंग्वेज का कहा था कि ये हो गया। उसके बाद फिर मुकदमा कायम हुआ हाई कोर्ट में, वो मुकदमा वहाँ से वो लोग हार गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में 22 साल के बाद उसका रिजल्ट आया कि जो सरकार ने किया था वो सही है। और उर्दू वालों की सिर्फ इतनी मांग है कि सड़कों पर जो नाम लिखे जाएँ हिंदी ऊपर हो, नीचे उर्दू हो, और ऑफिसेस में भी वो हो। इसके बारे में बीइंग ए साहित्यकार आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि उर्दू एक तो हमारे जो राजा महाराजा या जो रूलिंग क्लास था उसकी भाषा बहुत साल तक है। तो धीरे धीरे वो भाषा बहुत ही सुसंस्कृत और बहुत ही प्यारी और मीठी ज़ुबान हो गई है। तो इसकी वजह से उसका रहना या फलना फूलना बहुत ही आवश्यक है साहित्य के स्वयं के विकास के लिए, क्योंकि शेर में और गज़ल में जो चीज़ आ जाती है वो बहुत सी कविताओं में अभी तक नहीं कभी आ पाती। तो उर्दू का रहना और हिंदी के साथ ही साथ चल के उसका विकास होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए जैसा आपने बताया कि ये चीज़ें हो जाना कि जैसा नाम लिख दिया जाए कोई, ये चीज़ें होनी चाहिए, इससे लोगों को उसकी जानकारी उर्दू की रहे और उर्दू धीरे धीरे समाप्त ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने भी हालांकि मैं स्क्रिप्ट अब नहीं लिख पाता हूँ, पहले छोटा लिख भी लेता था, लिख लेता था, लेकिन जो अभ्यास ख़त्म हो गया तो नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन मैंने कई रचनाएं अपनी प्योर उर्दू में की है, बिल्कुल उर्दू में ही है। बहुत से हमारे नहीं, आपकी भाषा शैली भी जो है बिल्कुल हिंदुस्तानी है और दोनों का मिश्रण है। हाँ, नहीं बहुत नहीं, कई व्यंग रचनाएं हमारी नाचीज़ रकीब जैसे है तो वो पूरी उर्दू में ही है। तो बहुत सी उर्दू, क्योंकि उर्दू में मुझे खुद लगता है कि अच्छा व्यंग जो मज़ेदार जो चोटीला व्यंग होता है वो उर्दू में हो पाता है, हिंदी में उतना अच्छा मैं नहीं लिख पाता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये विषय राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये विषय केवल ये है कि क्या हम एक से ज़्यादा भाषा चाहते हैं या नहीं चाहते। और चूँकि भाषा दोनों के होने से साहित्य का भी लाभ है और जनसाधारण का भी लाभ है, तो इसलिए होना चाहिए। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि एक लिखने वाला है वो भी जो है कि फिल्म से अफेक्टिव होते हैं। सर, हम लोग का एक चलते चलते ये भी बता दिए कि आपको कौन सी फिल्म का सॉन्ग जो आपका पसंदीदा हो, जो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँ। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हमको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा आपने सारे सवालों का जवाब दिया। और इस शेर के साथ कि कलम सच्चाइयाँ लिख कर हुआ है सुपुर्द तुमसे, कलम की आबरू तुम हो, कलम की आबरू तुमसे। बहुत शुक्रिया।